नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका शारदा क्लासेस सिक्कर पर। अधीनस्थ बोर्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर, कनिष्क अनुदेशक फिटर का, जो एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2019 को 3 PM टू 6 PM। पेपर कोड है 53 और 150 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 50 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से रिलेटेड और 100 क्वेश्चन थे ट्रेड रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड, जो है निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा या नौटंकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमाशा। तमाशे में गायन, नृत्य और संगीत का मिश्रण है। तमाशा एकमात्र नाट्य है जिसका आरंभ और अंत लोक कल्याण की भावना से होता है। वैसे तो मूल रूप से महाराष्ट्र का है ये, लेकिन राजस्थान में केवल जयपुर में ही आयोजित किया जाता है। तमाशा खुले मंच पे किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। स्वाई प्रताप सिंह ने अपने गुनीगंज खाने में बंसीधर भट्ट को आश्रय दिया था, जो तमाशे के प्रसिद्ध कलाकार थे। और बंसीधर भट्ट के साथ जो महिला कलाकार थी वो थी जौहर जान, जो जयपुर की प्रसिद्ध नर्तिका थी। ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगाजी का, पाबूजी का, तेजाजी या रामदेव जी? तो खेजड़ी वृक्ष जो है वो है राजस्थान के गोगाजी लोक देवता जो है। गोगाजी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता है। विजयादशमी के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। गोगाजी का मंदिर गोगामेड़ी जिसे कहा जाता है और गुरमेठी भी कहा जाता है, हनुमानगढ़ जिले में है। गोगामेड़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। गोगाजी ने मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया था, जिसमें गोगाजी को उन्होंने जहां पीर की उपाधि दी थी। गोगाजी अपने मौसेरे भाई सूरजी और अर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये कुछ इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? जयपुर शैली में, उदयपुर शैली में, कोटा शैली या बीकानेर शैली? तो कोटा शैली जो है इसमें नारियों या रानियों को भी चित्रित करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली है वो बूंदी और मुगल शैली से प्रभावित शैली है। इसमें स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली में नायिका का चित्रण है वो आहड़ योजना में बनाया गया है। डालू और नऊ मोहम्मद इसके प्रसिद्ध चितेरे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर। भरथरी मेले का आयोजन है वो भाद्रपद शुक्लाष्टमी को अलवर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। किस जिले के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर, बूंदी, कोटा या झालावाड़? तो कोटा जिले के के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था और इसका जो द्वितीय चरण था, जिसको राजस्थान संघ नाम दिया था, ये हुआ था 25 मार्च 1948 को, जिसमें कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ रियासतें और कुशलगढ़ ठिकाना ये सब शामिल थे। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था और कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था तथा गोकुल लाल असावा को इस चरण का प्रधानमंत्री घोषित किया था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई वह है, तो वह है रास्तापाल, ऑप्शन नंबर ए। जून 1947 में रास्तापाल में कालीबाई अपने शिक्षकों नानभाई खाट और सेंधाबाई को पुलिस जाति से बचाने के क्रम में शहीद हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह या सरदार जोगेंद्र। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रशस्ति के पद को समाप्त कर राज्यपाल के पद का गठन किया गया था और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पाबूजी, रामदेव जी, तेजाजी या मल्लीनाथ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मेवानगर के शासक थे और बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। यहीं पर इनकी स्मृति में पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज, चंद्रशेखर, नैन सूरी या चंद्र बरदाई। तो हमीर रासो के लेखक हैं जोधराज, ऑप्शन नंबर ए। हमीर रासो ग्रंथ की रचना जोधराज ने की थी और यह ग्रंथ है ये रणथंभौर के चौहान राजाओं की जानकारी देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पत कहा था? महाराणा कुंभा को, सांगा को, नागभट्ट सेकंड को या अर्णोराज को। तो महाराणा सांगा को हिंदू पत की उपाधि मिली हुई है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था और माता का नाम श्रृंगार देवी था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बारे में पूछे जाते हैं। तो महाराणा सांगा को हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, ऐसे कई नामों से जाना जाता है और महाराणा सांगा की जो छत्री है वो मांडलगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांखलिया, VN मिश्र, VS वाकणकर, BB लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HD सांखलिया। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है बेड़च या आयड नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी तथा उत्खनन का कार्य है वो HD सांखलिया ने किया था। इस सभ्यता को बनास की सभ्यता, आघातपुर, धूलकोट आदि नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े तांबे के ढेर मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर राष्ट्रीय उद्यान, नवल सागर, कोटा बैराज। तो इनमें से मुकुंदरा हिल्स हैं, ये कोटा में है, किशोर सागर भी कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है। नवल सागर जो है ये हो जाएगा बूंदी में। तो कोटा में कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, नवल सागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, शेखावाटी या नीमूचाना। तो साधु सीताराम है ये राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिजोलिया का प्राचीन नाम है वो विजयपल्ली था। यह भीलवाड़ा के ऊपरमाल पठारी क्षेत्र में स्थित है। इस रियासत की स्थापना अशोक परमार ने की थी और बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 44 सालों तक चला था, 1897 से 1841 तक। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला भारत का एकमात्र ये पहला अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत
शुरुआती नेतृत्व साधु सीतारमण ने किया, जबकि बाद में विजय सिंह फतीक है, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, ये सारे नेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा या सिरोही? तो इन्होंने झाड़ोल से भील आंदोलन छेड़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं साखर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कामायचा, सारंगी, मोरचंग, खड़ताल? तो साखर खान को कामायचा के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कामायचा एक तत्य वाद्य यंत्र है। यह जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। माणियार जाति के लोग इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। साखर खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? कुशल सिंह, नंदकिशोर, जयदयाल या नबी शेर खान? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, जयदयाल। 1857 का जो विद्रोह था वो राजस्थान में कोटा इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। विद्रोहियों ने मेहराब को वहाँ के महाराज को नज़रबंद कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी थी। राउटसन के नेतृत्व में उसके बाद में अंग्रेजों ने एक सेना भेजी थी कोटा के विद्रोहियों से अंग्रेजी सेना को मुक्त कराने के लिए। यहाँ पर अंग्रेजी सेना की सहायता करने के लिए जो करौली के शासक थे मदन पाल, उन्होंने भी अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मल्लीनाथ जी की, पाबू जी की, गोगा जी या रामदेव जी की? तो 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 13 ताली नृत्य का जन्म पादरला पाली में हुआ था। यह नृत्य 13 मजीरों के साथ किया जाता है और ये नृत्य बाबा रामदेव के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? कुंभलगढ़ से, चावंड से, देवगढ़ से या गोगुंदा से? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावंड से मुगलों के विरुद्ध जारी रखा था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों के विरुद्ध प्रतिशोध चावंड से रखा था और चावंड को ही अपनी राजधानी बना लिया था इन्होंने। इसको चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो यह है चावंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। सहेलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा, उदय सिंह? तो ये थे सहेलदी तंवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी रायसीन के सहेलदी तंवर व नागौर के खानजदा ने युद्ध के अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ मिल गए थे, ये दोनों ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंदशूपा स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख? तो प्रतिहारों का इतिहास बताता है मंडोर शिलालेख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मंडोर शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने 830 ईस्वी में खुदवाया था। इससे गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा शिव विष्णु पूजा के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। तो ये मंडोर शिलालेख
1937 ईस्वी में खुदवाया गया था। किसके द्वारा? बाउक के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार शासक थे बाउक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेला, जमेला, पीपल पत्तर, अंगूठा ये शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? कान के, गले के, हाथ या पैर के? तो ये सारे कान के आभूषण है, कान में पहने जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। तो जेत सागर तालाब है ये बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बूंदी। बूंदी जिले में नवलखा झील, नवल सागर, जेत सागर, गुड्डा, गरदड़ा, भीमतल तालाब ये सारे स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा, नम्रता भट्ट। तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर या तारागढ़ बूंदी या जूनागढ़? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय पाल चौहान द्वारा करवाया गया था और ये दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहलाता है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर वाला कहलाता है। इसके अलावा जो मीरान साहब की दरगाह है वो इसी दुर्ग में स्थित है, जो कि इस किले का सबसे ऊंचा भाग भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, अचलगढ़ में, आमेर दुर्ग में या सज्जनगढ़ में? तो जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग में सिल्ला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, सुहागिन मंदिर ये सब स्थित हैं। इसके अलावा कदमी महल भी इसी में है, जिसमें राज्याभिषेक समारोह है वो कदमी महल में ही हुआ करता था। ये आमेर दुर्ग की बातें हैं कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 750 मीटर से अधिक, 450 मीटर से अधिक, 750 मीटर से कम या 450 मीटर से कम? तो अरावली पहाड़ियों में जो सालर वृक्ष मिलते हैं ये 750 मीटर से अधिक के मिलते हैं, सॉरी 450 मीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सागवान, सालर, तेंदू या गुर्जन? तो ये हो जाएगा सालर। सालर जो है ये गोंद का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? करौली, पाली, उदयपुर या जयपुर में? तो पाली जिले में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? लोह, तांबा, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? तो तांबा है ये सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमिन्स या एंथ्रासाइट? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्च किस्म का, सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट में पाई जाती है कार्बन की मात्रा है वो 80 से 95% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है विटामिन्स। विटामिन्स या बिटुमिन्स जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर वाला, तो ये मध्यम श्रेणी का कोयला है और इसमें जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो 45 से 42 तक, 45 से 72 तक। एंथ्रासाइड में ये जो मात्रा थी वो थी 80 से 95% तक और बिटुमिन्स में पाई जाती है ये 45 से 72% तक। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट है ये लो किस्म का है। लिग्नाइट जो है ये
निम्न श्रेणी का कोयला है, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है ये होती है 30 से 50 तक, 30 से 50% कार्बन की मात्रा होती है इसमें। और लास्ट है पिट। नेक्स्ट ऑप्शन जो बी हमारा दिया हुआ है बिट, ये कोयला बनाने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती एक अवस्था है जिसमें लकड़ी के अंश स्पष्ट रूप से मिलते हैं इसमें। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा? सबसे बेस्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है वो 80 से 95% तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH21, NH27, NH62 या NH76। तो इसका राष्ट्रीय नया राजमार्ग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH27। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका नया नाम है NH27। ये राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरता है और ये NH स्वर्णिम चतुर्भुज योजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना में शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में यूरोपीय यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? वह है वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रबंध या मृदा संरक्षण। तो ये है जल प्रबंध। यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में है जल प्रबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? सिरोही व जालोर को, जालोर व बाड़मेर को, पाली व जालोर, बाड़मेर व जालोर। तो नर्मदा घाटी परियोजना से जालोर और बाड़मेर को जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा घाटी परियोजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 2008 से। इसको सरदार सरोवर बांध गुजरात से जल मिलता है। इस परियोजना से राजस्थान के 2 जिलों जालोर और बाड़मेर लाभान्वित होते हैं। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 74 किलोमीटर। कई बार पूछ लिया जाता है कि नर्मदा घाटी परियोजना है उसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो ये है 74 किलोमीटर। जालोर में नर्मदा नहर पर 3 सिंचाई लिफ्ट परियोजनाएं भी बनाई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर। तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो है 62 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? मालवी, मारवाड़ी, पुंगल या गिर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी। राजस्थान में शेखावाटी, जखराना, मारवाड़ी, लोही, सिरोही, बर्बरी, जमनापुरी, परबतसर ये बकरियों की कुछ नस्ल हैं, जिनमें मारवाड़ी नस्ल जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली है और सबसे पुरानी नस्ल भी है ये राजस्थान की। नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या चक्रपात। तो 30 वर्ष से अधिक समयावधि की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जलवायु। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम या हेक्टेयर रही है? बारां की, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या अलवर। तो ये रही है अलवर जिले की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 16 अक्टूबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर या सिरोही। तो शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है गंगानगर जिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? सरिस्का, केसरबाग, सज्जनगढ़ या दर्रा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केसरबाग। धौलपुर जिले में केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य ये सब स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? उदयपुर में, अलवर में, बारां में, प्रतापगढ़ में। तो ये मिलता है वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार उदयपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर ए 17 के। इसके बाद उदयपुर सॉरी पहले नंबर पे है। अपन से पूछा गया है कि द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो अलवर है। पहले नंबर पे था उदयपुर, दूसरे नंबर पे है अलवर, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पे था बारां। तो ये 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे नंबर पे अलवर, तीसरे नंबर पे था प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पे था बारां। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? पहाड़ी वास, जलवास, खारावास या रेतीलावास। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जलवास का। नेक्स्ट देखते हैं केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये अपन ने अभी अभी देखा था, ये है धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। धौलपुर जिले में केसरबाग के अलावा भी हमने अभी देखा था रामसागर हो गया रामसागर वन्यजीव अभयारण्य और धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य भी इसी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटास, मैग्नीज या कॉपर। तो ये हो जाएगा पोटास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BWHW, CWG या AMW। तो राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, BWHW। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान की निम्न जलवायु प्रदेश माने गए हैं। वो 4 जलवायु प्रदेश हैं। BWHW जलवायु प्रदेश। BWHW को शुष्क मरुस्थल या उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा इन्होंने माना था AW जिसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। इसमें AW में आ जाते हैं उदयपुर, डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा तथा झालावाड़ जिले आते हैं इसमें। इसके अलावा तीसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया BSHW। इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। BSHW में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू ये सब जिले आते हैं। नेक्स्ट था इसका CWG जिसको उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश भी कहा जाता है। और इसमें जो जिले शामिल हैं वो हैं हाड़ौती, मेवात या डांग क्षेत्र जिनको कहा जाता है, ये जिले इसमें आते हैं, जिसमें राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर ये सारे जिले इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में राजस्थान को जलवायु के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु
को दर्शाता है। तो थॉर्नवॉट के अनुसार DBW, EAD, DAW या CAW। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EAD। थॉर्नवॉट ने भी जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा तथा वाष्पीकरण के आधार पर किया था और इन्होंने उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को EAD के नाम से बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? बारा जिले में, झालावाड़ जिले में, टोंक या कोटा जिले में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा जिले में। काली सिंध नदी MP के देवास से निकलती है और कोटा में नरोराव गांव के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा या साबरमती। तो बाणगंगा नदी है, ये मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है और इसे अर्जुन की गंगा, दंडित नदी, ताल नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। बाणगंगा नदी पहले यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह अंतःप्रवाही नदी नहीं है, कंठित नदी है। कंठित नदी कहते हैं वे सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेणेश्वर माही नदी। बेणेश्वर माही नदी का किसके साथ संगम है? एनास, एराऊ, सोम या साबरमती। तो इनका है सोम के साथ, ऑप्शन नंबर सी। डूंगरपुर में स्थित बेणेश्वर, सोम, माही तथा जाखम नदी का संगम है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और राजस्थान जीके के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस पेपर में। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बारई, खो, रघुनाथगढ़ या हर्षनाथ। तो 820 मीटर ऊंचाई है हर्षनाथ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची है वो है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में है, 1055 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। हर्षनाथ वाली की हो गई 820, ये भी सीकर जिले में है। इसके अलावा बेबाई जो है ये झुंझुनू जिले में है, इसकी है 780 मीटर। और जो खो है ये जयपुर जिले में है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तो ये राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।